मकली किस्त नंबर 4। अहमद उजाला फैलते ही बाहर की तरफ आया था। वो अच्छे तरीके से हर चीज़ का जायज़ा लेना चाहता था। रात भर वो और माहम सो नहीं सके थे। वो सामने से घूमकर लाउंज की खिड़कियों की तरफ आ गया। लाउंज की खिड़कियाँ एक बड़े मैदान में खुलती थी। यहाँ से दूर दूर तक छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं। क्योंकि ज़्यादा आबादी नहीं थी इसलिए कीरथर की पहाड़ी चट्टानें साफ नजर आती थी। वो आसपास का जायजा लेता हुआ ऐन उस जगह पर आ खड़ा हुआ जिस जगह से कल रात खिड़की तोड़ी गई थी। टूटे हुए शीशे के हिस्से पर सब्ज स्याल लगा था। इसने उंगलियों से वो स्याल छुआ और अपनी नाक के करीब ले गया। एक खौफनाक बदबू का भपका इसकी नाक से टकराया। इससे उबकाई आई। वो जमीन पर बैठकर नीचे बने पंजों पर गौर करने लगा। शेर और रीछ से मिलता जुलता पंजा था लेकिन नापने में इनसे काफ़ी बड़ा था। वो चलता हुआ आगे तक गया था। हैरत की बात तो ये थी कि चलने के लिए पिछले पंजों का इस्तेमाल किया गया था जबकि अगले पंजों के निशानात कहीं भी मौजूद नहीं थे। रीछ भी चलते हुए अगले पंजे इस्तेमाल करता था। एक पंजे के बाद दूसरा पंजा काफ़ी दूर मिलता। इसका मतलब वो जो भी चीज़ थी एक जस से दूसरी जस में काफ़ी लंबा फासला तय कर लिया करती थी। थोड़ी देर वो खामोश खड़ा वहीं गौर करता रहा। फिर से सैंपल महफूज करने के लिए इन पंजों के निशाना से कुछ मिट्टी उठाई और जेब में मौजूद प्लास्टिक बैग्स में महफूज करता गया। फिर इसने उस सब स्याल के सैंपल को महफूज किया। वो निशानात की तस्वीरें खींचकर अंदर आ गया। माहम नाश्ता लगा चुकी थी। वो फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर इसने नाश्ता किया और सारे सैंपल्स बैग में रखने लगा। वो आज इन सबको लैब टेस्ट के लिए भेजना चाहता था। माहम खामोश खड़ी इसे देख रही थी। क्या देख रही हो? वो इसके तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला। कुछ नहीं। वो कंधे उचकाकर बोली। देखो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन मैं वहाँ पहुँचते ही पुलिस वैन भिजवा दूँगा। रात वाले वाक़े के बाद घर की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। तुम घर के अंदर बिल्कुल महफूज हो। घर के चारों तरफ गार्ड्स रहेंगे और छत पर मौजूद रहकर पहरा देंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। वो बैग उठाकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी काफ़ी बहादुर हो गई हूँ। तुम फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और यहाँ के लोगों को जल्द अज जल्द इस अजाब से छुटकारा मिले। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआगू हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। यू आर माई ब्रेव गर्ल। वो इसको हाथ थाम कर बोला। चलो मैं चलता हूँ और जल्दी आ जाऊँगा। वो बाहर निकल आया। बाहर वैन इसके इंतज़ार में खड़ी थी। क्या रिपोर्ट है? मज़ीद कोई हादसा तो नहीं हुआ? वो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठते बोला। नहीं, कल रात कोई हादसा नहीं हुआ। कांस्टेबल ने इसे रिपोर्ट दी। हाँ, क्योंकि कल रात वो मेरे घर आया था। इसने गोया धमाका किया। सर, आपके घर? कांस्टेबल ने बेयकीनी से दोहराया। वेन में मौजूद बाकी लोग भी चौकन्ना होकर बैठ गए थे। हाँ, मगर कल रात हम इसे भगाने में कामयाब हो गए। मगर आगे मुझे मुश्किल ही लगता है। हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आज ही अजी साहब से बात करके मदद भेजने की दरख्वास्त करता हूँ। इसने तफसील में जाने से गुरेज किया। ऑफिस पहुंचकर वो बैठा ही था कि पास पड़ा फ़ोन बजने लगा। हेलो। वो रिसीवर कान से लगाते हुए बोला। हेलो अहमद, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ आजी साहिब थे। जी सर। वो बोला। हुकूमत ने तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वहाँ से टीम बुलवाने के सारे इंतजामात हुकूमत करेगी। तुम ऐसा करो कि हुकूमत की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर इन्हें भिजवा दो। मैं नहीं चाहता कि इस काम में मज़ीद देर हो। वो बोले। बहुत शुक्रिया सर, मैं आज ही वो लेटर भिजवा देता हूँ। इंशाल्लाह जल्द आपको कामयाबी की खबर सुनाऊँगा। ये खबर सुनकर वो काफ़ी पुरस्कून हो गया था। फ़ोन क्रेडिट पर रखकर इसने लेटर हेड अपनी तरफ खिसकाया। लॉइन हंटर्स। इसका कलम जिसे दावा दे रहा था वो आम इंसान नहीं था। कौन है इस मरूत? विल हैरान हुआ। नाम मत लो इसका। उसका नाम लेना भी ममनू समझा जाता है। जेम्स कांपा। लेकिन ये नाम तो मैं अपने ख्वाबों में हर दूसरे दिन सुनता हूँ डैड। विल को अपने गर्दन पर शदीद जलन का एहसास हुआ। क्या इसने तुम्हें चुन लिया है विल? इसने तुम्हें चुन लिया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो करीब पड़ी कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गए और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। क्या कह रहे हैं डैड? प्लीज़ मुझे सही तरह बताएं। विल ने इस तरह बैठा देखकर परेशान हुआ। मार्क भी हक्का बक्का खड़ा था। अब तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया विल, क्योंकि ये जंग तुम्हें अकेले लड़नी है। वो सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोले। ये सन 1969 की बात है। थोड़ी देर हिम्मत जमा करने के बाद वो बोलना शुरू हुए। मैंने मिस्र के अहरामों से रिसर्च ख़त्म करके वापस लंदन आने का सोचा। क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी नवादला जमा कर चुका था, लिहाजा इन्हें लंदन तक फ़्लाइट में लेकर आना आसान नहीं था। इसलिए मुझे किसी ऐसे इंसान की खिदमत हासिल करना थी जो आराम से 40 चीज़ें स्मगल करके यहाँ तक ले आता। तब मुझे मिला अरमगान। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसके बातों में आ गया और मज़ीद नवाज़ात के लालच में इसके साथ मकली का रखते सफ़र बांधा। ये बोलते ही वो फूट फूट कर रो दिए। मकली? विल ने नाम दोहराया। ये नाम इसने कहीं सुना था, पर कहाँ? मकली कहाँ है डैड? फिर क्या हुआ? वो दोबारा जेम्स की तरफ मुतवज्जो हुआ। डैड, डैड आप ठीक तो है ना?
वो इनके नीले पड़ते चेहरे को देखकर हवास बाख्ता हो गया। अचानक ही वो अपनी कुर्सी से ऊपर हवा में बुलंद हो गए। ऐसे लगा जैसे किसी ने इन्हें गर्दन से दबोच रखा हो। वो बुरे तरीके से तड़प रहे थे। मार्क ने फोप से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी ने हवा ही से इन्हें सामने वाली दीवार पर दे मारा। विल ने खून की एक लकीर इनके माथे से फूटती देखी। इसलिए ये एक खौफनाक मंजर था, मगर इससे ज़्यादा खौफनाक वो चेहरा था जो लम्हे भर को उभर कर हवा में तहलील हुआ था। इसमर ऊत आ गया था। लकड़ी के कैबिन का दरवाज़ा तेज़ी से खड़खड़ाया। डेनियल की आंख खुल गई। इसे लगा बाहर तूफान आया है। वैसे भी यहाँ ये आम सी बात थी। कांगू के जंगलात में बारिश के साथ तूफान आना मामूल के मुताबिक था। इस जंगल का शुमार अफ्रीका के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे बड़े जंगलात में होता है। 6,95,000 मरबा मील पर फैला ये जंगल वस्ते अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के अलावा कई छोटी बड़ी स्टेट्स को कवर करता है। डेनियल का शुमार लाइन हंटर्स नामी तंजीम के सबसे ख़तरनाक शिकारी के तौर पर होता था, लिहाजा वो ये अकेला ही आया था। इसे लोगों की भीड़ पसंद नहीं थी और वो अकेले रहकर ही शिकार करना पसंद करता था। अपनी 30 साल ज़िंदगी में 17 साल वो इसी जंगल को दे चुका था। ये जंगल इसका घर था और वो यहाँ का वाहिद शेर, क्योंकि और किसी शेर को वो यहाँ टिकने नहीं देता था। लाइन हंटर्स को इसने 8 साल पहले ज्वाइन किया था और इन 8 सालों में वो 6 आदमखोरों को ठिकाने लगा चुका था। इस दफ़ा भी इन्हें कांगो के आसपास बसने वाले मकामी अफराद की तरफ से किसी आदमखोर शेर के सताने की दरख्वास्त मौसूल हुई थी और वो ख़त मौसूल होते इसने खुद इसकी तरफ आ गया था। कब भी उम्मीद थी कि सुबह तक वो अपने शिकार में कामयाब हो जाता, मगर बाहर मौजूद तूफान की आवाज़ सुनकर इसे शदीद गुस्सा आया था। दरख्तों की शाखों पर बने लकड़ी के इस कैबिन में इस वक्त वो अकेला था। इसने अपनी गन उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूर कहीं से गीडर के बोलने की आवाज़ आई थी। जंगल में खामोशी का राज था। वो हैरान हुआ क्योंकि दरवाज़ा तो ऐसे बजा था जैसे बाहर तेज़ हवा हो, मगर यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल रहा था। इसने ज़हन पर जोर दिया, नहीं, मैं नींद में नहीं था। अचानक नीचे बड़ी झाड़ियों में सरसराहट हुई। इसने चुकन्ना होकर गन तान ली। आधी रात का वक्त, हिदन जंगल और गीदड़ के बोलने की आवाज़ें, इसे इनमें से कोई भी चीज़ खौफजदा नहीं कर सकी थी। म्याऊं। अचानक अपने पैरों के करीब बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। उसके जूतों से टकराई थी। एक तरफ को हटा। ये ऊपर कैसे आई? वो की पालतू बिल्ली थी। कांगो के जंगलात में पालतू बिल्ली, या तो आसपास के इलाकों में भी कोई ऐसी बिल्ली नहीं रख सकता। वो हैरान हुआ। डेनियल। अचानक बिल्ली के मुंह से सरगोशी में इसका नाम निकला। वो करंट खाकर पीछे हुआ था। इसने बिल्ली पर पे दर पे फायर खोल दिए। अचानक ही एक निस्वानी हंसी इसके आसपास गूंजी। आ जाओ, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वही निस्वानी आवाज़ बिल्कुल इसके पीछे सुनाई दी। पीछे घूमा। काले कपड़ों में मलबूस, आधा चेहरा ढांपे, वो की लड़की थी। जिंदगी में पहली बार डेनियल अपने आवाज़ खो चुका था। कक, कौन हो तुम? इससे बोला ना गया और जवाबन इस लड़की ने इसे इस लकड़ी की कैबिन से धक्का दे दिया था। वो इस घने जंगल में दरख्तों की शाखों से टकराता हुआ नीचे गिरा था और अंधेरे की नज़र हो गया था। ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ ने कराची लैंड किया था। वो हिम्मत जमा करके सीट से उठाया। या वो किसी को भी नहीं जानता था, ना ये लोग, ना ही इनकी ज़ुबान। वो टूरिस्ट वीज़े पर आया था और इसने यहाँ एक लोकल टूरिस्ट गाइड कंपनी को हायर भी कर लिया था। वो कभी लंदन से बाहर नहीं गया था, लेकिन अब जबकि वो यहाँ लाया गया था तो कुछ ना कुछ करके इसे गुजारा करना ही था। वो अपना सामान लेकर बाहर निकला तो इसे दूर से ही इसके नाम का बोर्ड नज़र आया, विलियम जेम्स। वो अपना नाम पढ़कर उस तरह बढ़ गया। हेलो, मैं विलियम हूँ। इसने बोर्ड के आगे किए हुए गार्ड को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ओ हाय, मैं सारा हूँ, डिस्कवर पाकिस्तान टूरिस्ट कंपनी से। बोर्ड के पीछे से खुशगवार मुस्कुराहट वाला चेहरा बरामद हुआ। उम्मीद है कि आप यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। वो मज़ीद मुस्कुराई। नहीं, मैं ठीक से आ गया हूँ। उसे लगा था कि ये कोई दकियानूसी सा मुल्क होगा, मगर यह फीमेल टूरिस्ट गाइड को देखकर इसे हैरत हुई थी। खुश आमदीद, चले आए। मैं आपको अपने होटल तक छोड़ देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम कहीं खाना खिलाते हैं और मैं कराती हूँ आपको कराची की सैर। वो काफ़ी खुश अखलाक लग रही थी। विल ने शुक्रिया अदा किया कि इसे इसकी ज़ुबान आती थी। वो सर हिलाकर इसके साथ आगे बढ़ गया। रास्ते भर वो इसे कराची की सड़कों और मुख्तलिफ इमारतों के बारे में बताती आई थी, लेकिन वो सब देखने यहाँ नहीं आया था जो इनमें कोई दिलचस्पी लेता। इसका जहन ICU में पड़े जेम्स की तरफ था, जिन्हें वो इस हालत में छोड़ के आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। लेकिन इनके इसरार पर इनकी दी हुई डायरी को पढ़ने के बाद इसने फैसला कर लिया था कि जेम्स की जान बचाने के लिए और अपने आप को इस नहूसे से छुटकारा दिलाने के लिए इसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। वो एहतियातन डायरी अपने साथ ले आया था और मार्क को जेम्स का ध्यान रखने की ताकीद करके इनके पास छोड़ आया था। आने से पहले इसे टूरिस्ट कंपनी गाइड कंपनी से रब्ता कर लिया था ताकि यहाँ पहुंचकर इससे कम अज़ कम शुरू में कोई परेशानी पेश ना आए।
एक बार वो मकली पहुंच जाता तो बाकी की चीज़ें इसकी डायरी बताती। वैसे आप लंदन में करते क्या हैं? इसकी सोचों का तसलसल सारा की आवाज़ से टूटा। मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग करता हूँ। वो ज़बरदस्ती वाओ वंडर, तुम्हें यहाँ की आर्ट गैलरी आपको बहुत पसंद आएगी, वो इसे बताने लगी। वैसे मुझे नहीं पता था कि यहाँ लड़कियाँ भी काम करती हैं। मेरा मतलब मैं इस मुल्क को कोई दकियानूसी सा मुल्क समझता था, लेकिन ये तो काफ़ी तरक्की याफ्ता लगता है। वो बाहर सड़कों इमारतों का मुआयना करते हुए बोला, आपकी गलती नहीं, बहुत सारे लोगों की नज़र में पाकिस्तान का ये इमेज है, लेकिन अब जबकि हमारी हुकूमत ने टूरिज़म को फ़रोग के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं, तो बहुत जल्द हम बैन अवी तौर पर उभर कर सामने आएंगे। या मर्द और ख़वातीन को यकसा रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मेरा तजर्बा अब तक बहुत अच्छा रहा है। इसका लहजा इसकी वतन और अपने लोगों से मोहब्बत की तर्जुमानी कर रहा था। दिल को बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये यकीनन एक मुखलिस लड़की है और एक अच्छी टूरिस्ट गाइड साबित होगी। पहले से सोचा था कि थोड़े दिन यहाँ के बाकी शहरों को देखेगा ताकि यहाँ के लोगों को शक ना हो, लेकिन इस लड़की से मिलने के बाद इसने इरादा कर लिया था कि जिस काम के लिए वो यहाँ आया था इसे सीधा वहीं जाना चाहिए और ये लड़की इस काम में मुआविन साबित होगी। ये रे जनाब, आपका होटल आ गया, आप फ्रेश होकर आ जाएं, नीचे लॉबी में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। गाड़ी एक बेहतरीन किस्म के 5 स्टार होटल के सामने रुकी थी। वो बिल के साथ उतर आई और बाकी की कार्रवाई में इसकी मदद की और इसे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ने के बाद नीचे आ गई। वो फ्रेश होकर नीचे उतरा तो सारा इसका इंतज़ार कर रही थी। उसे लेकर एक करीबी रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और मैं ये समझती हूँ कि जब आप अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में आते हैं तो वहाँ के खाने ज़रूर खाने चाहिए। वो इसके लिए खाना ऑर्डर करते बोली। जाहिर है वो यहाँ के बारे में नहीं जानता था, इसलिए इसने सारा को ही ऑर्डर करने दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। जी तो आप बता रहे थे कि आप पेंटर हैं, मुझे भी अपनी कुछ पेंटिंग सिखाएं। वो काफ़ी बातूनी है, शायद इसकी ड्यूटी का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ आप बोर नहीं हो सकते थे। विल ने मुस्कुराते अपना मोबाइल खोला। पेंटिंग तो ज़ाहिर वो साथ नहीं ला सकता था, लेकिन इसके मोबाइल कैमरे में महफूज की पेंट्स की तस्वीरें वो इसे ज़रूर दिखा सकता था। इसने तस्वीरें खोलकर मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ देर इसके पेंटिंग्स देखती रही, फिर मोबाइल इसकी तरफ वापस बढ़ाते हुए बोली, इम्प्रेसिव। फिर सबने बताया नहीं था कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। वो मोबाइल जेब में वापस रखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? वो इसे उलझी हुई नज़र से देखते हुए बोली, क्या मतलब? इसने कंधे उचकाए। आपकी हर पेंटिंग में मकली और अंदरूनी सिंध की सकाफत बहुत वाज़ेह अंदाज में देखी जा सकती है। मैं तारीखी स्टूडेंट रही हूँ और हम अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अंदरूनी सिंध और मकली जाते रहे हैं, और फिर इसी दिलचस्पी की वजह से मैंने टूरिस्ट गाइड कंपनी में नौकरी की ताकि मैं यहाँ आने वाले फॉरेनर्स को अपनी सकाफत के बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। वो संजीदगी से बोली, मकली? वो तकरीबन उछल पड़ा था। मेरी पेंटिंग्स में मकली? कहाँ? क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? क्या दिखा सकती हूँ? मकली? उसके हवास बाख्ता होने पर हैरान हुई। मकली भी? और ये भी कि मेरी पेंटिंग्स मकली में कहाँ है? वो तेज़ी से बोला, क्या आपको नहीं पता? कैसे हो सकता है? ना आपने कभी इस जगह को देखा, ना आप कभी यहाँ आए, तो इतने अच्छे तरीके से इसको पेंट कैसे कर लिया? अब हैरान होने की बारी सारा की थी। इसने वापस मोबाइल निकालकर इसके सामने किया। मुझे बताएं कि किस पेंटिंग्स में मकली है? चंद सानिये से तकती रही, फिर इसकी हर पेंटिंग में वो इसे मकली की पहचान बताने लगी। विल सर पकड़कर बैठ गया। इतना अरसा नज़र आने वाले उन ख्वाबों का ताल्लुक इस मुल्क से, शहर से था, और जेम्स के साथ जो कुछ हुआ था वो भी यही हुआ था। इसका मतलब था कि यहाँ से जाते हुए अपने सारे ख्वाब भी छुटकारा पाकर जाएगा। क्या वो अब ठीक तो है? वो इसे इस तरह बैठे देखकर परेशान हुई कि मैं ठीक हूँ, हम मकली कब चल सकते हैं? और क्या यहाँ की हुकूमत हमें घूमने की इजाज़त दे देगी? वो सर उठाकर बोला, जी बिल्कुल दे देगी, और हम वहाँ कल ही चल सकते हैं। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं सुबह तैयार रहूँगा। वेटर खाना लेकर आ गया था। वो खामोशी से बैठकर इसको थोड़ी देर देखती रही और फिर इसे खाना सर्व करने लगी। ये टूरिस्ट इसे काफ़ी अजीब लगा था। खाना बहुत मज़ेदार है। वो बिरयानी का नवाला मुंह में डालते हुए बोला, जी इसे बिरयानी कहते हैं और ये कराची की पहचान है। वो अपने प्लेट में ढेर सारी बिरयानी डालते हुए मुस्कुराई। वो सर हिलाकर खाना खाने लगा। बस इसे कल तक और इंतज़ार करना था, फिर इसका आमना सामना इसके ख्वाब से होने वाला था। डैनियल की आंख खुली तो इसने अपने आप को कैंप के हॉस्पिटल पर बेड पर पाया। वो तेज़ी से उठ बैठा। जिन पर जोर डालते ही वो सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। वो बेड से उतरकर कैंप से बाहर निकल आया। सामने ही इसकी टीम के लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके चाय बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये कैंपस जंगलात के बाहर लगाए जाते थे, जहाँ डॉक्टर भी हर वक्त मौजूद रहता था ताकि किसी भी इमरजेंसी से बर वक्त निपटा जा सके। वो चलता हुआ उन तक आ गया। हेलो, इसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया।
हाय डैनी, कैसे हो तुम? और बाहर क्यों आए? जाओ आराम करो, मैं चाय लेकर अंदर आ जाऊंगा। जार, जो कि इसकी तरह एक जाना-माना शिकारी था, इसे देखकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी दिन निकल आया है। मैं बाहर बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। वैसे मैं यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? इसकी आंखों के सामने वो लड़की घूम गई। हाँ, हमारी टीम राउंड लगाने गई थी तो तुम इन्हें झाड़ियों में मिले, लेकिन तुम अपने कैबिन से बाहर नीचे क्यों उतरे? तुम्हें पता भी है कि जंगल में इतना खतरा है। वो केतली पत्थरों से बने हुए चूल्हे पर रखते हुए बोली और आग सुलगाने लगा। मैं नीचे नहीं उतरा था, मैं कैबिन से गिर गया था। वो बोला। हाँ हाँ, मजाक मत करो, इतनी ऊंचाई से गिरने वाले को एक भी चोट ना आई। कॉल भी हंस पड़ा, वहाँ मौजूद बाकी लोग भी हंस पड़े थे। वो खामोश हो गया। बाकी इसके जिस्म पर कोई चोट नहीं थी, पर ना ही इसे कोई दर्द महसूस हो रहा था। तुम लोग कैंपस क्यों बनवा रहे हो? क्या हम वापस जा रहे हैं? और उस आदमखोर का क्या? इसने वहाँ के मकामी अफराद को कैंपस उतारते देखा तो काल से पूछ बैठा। मजाक मत करो, क्या तुमने इस रात पी रखी थी? इतने बुरे तरीके से तुमने शेर को मारा के हम भी इसको देखकर हैरान हो गए थे। बास भी नाराज़ होगा। तुम्हें पता है इसके लिए वो खाल कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। अब जिस हालत में इसे उठाकर लाए हैं, खाल बजाना मुश्किल लग रहा है। कॉल ने इसे छेड़ा। वो उम्र में इससे सीनियर था। क्या मतलब? कहाँ है वो? उठकर खड़ा हो गया। वो आखिरी कैंप में। जॉर्ज ने एक कैंप की तरफ इशारा किया। वो तेज़ी से उस कैंप की तरफ बढ़ गया। बाकी सारे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कंधे उचकाए। वो कैंप का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ और हैरत से गूंग रह गया। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने शेर को नहीं मारा था और ना इसने रात को पी रखी थी। शेर का सर बुरी तरीके से कुचला हुआ था। वो नीचे बैठकर जायज़ा लेने लगा। शेर के पूरे जिस्म पर नाखूनों से लंबे लंबे खरोंचे थे। इसकी गर्दन पर नुकीले दांतों के निशानात। इसके जिस्म पर कहीं भी गोलों के निशानात नहीं थे। शेर को बहुत बेदर्दी से मारा गया था। वो थोड़ी देर जायज़ा लेता रहा और फिर उठकर बाहर आ गया। तुम लोगों को ये शेर कहाँ से मिला? उनके करीब पहुँचकर बोला। जहाँ तुम सो रहे थे तुम्हारे सामने पड़ा था। और तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं? कार्ल इसे देखते हुए बोला। याद है मुझे। वो ये बोलकर चुप हो गया। वो नहीं चाहता था कि इसके साथी मज़ीद किसी शकूक व शुबहात में पड़े। अच्छी बात अगर याद है, ये लो चाय और बात से बात कर लेना। सुबह से 2 दफ़ा तुम्हारा पूछ चुके हैं। जॉर्ज इसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए बोला। वो चाय का कप लेकर ट्रांसमीटर कैंप में आ गया। हेड ऑफिस की फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद वो दूसरी तरफ से राब्ते का इंतज़ार करने लगा। यहाँ क्योंकि नेटवर्क की सूरत मैसर नहीं थी, इसलिए वो एक दूसरे से ट्रांसमीटर के ज़रिए ही राब्ते में रहते थे। हेलो डैनियल हेयर, ओवर। वो बार बार दोहराता रहा। हेलो डैनियल, टॉम हेयर, ओवर। उसके बाद दूसरी तरफ से इसे बास की आवाज़ सुनाई दी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। एक बार फिर तुमने लाइन हंटर्स का सर फख्र से बुलंद कर दिया, ओवर। दूसरी तरफ से बास की जोश भरी आवाज़ सुनाई दी। शुक्रिया बास, ओवर। वो उस पार्ट से लहजे में बोला। वैसे भी ज़्यादा खुश नहीं था। जो काम इसने किया ही नहीं था, इसके क्रेडिट क्यों लेता? लेकिन ये पहली वो खुद भी समझने से कासिर इसे चुपचाप मुबारकबाद वसूल कर रहा था। हमें एक नया मिशन मिला है और ये एक हुकूमत की तरफ से फंडेड है। तुम सोच सकते हो कि एक तो हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर शोहरत हासिल होगी और दूसरा हमें इस मिशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस मिशन पर तुम जाओ, ओवर। टॉम इसे तफसील बताते हुए बोला। कैसा मिशन, ओवर? वो हैरान हुआ क्योंकि अब तक इसने सिर्फ अफ्रीका और इससे मुल्का गाँव और जंगलात में ही शिकार किए थे। पहली दफ़ा वो किसी और मुल्क का सफ़र करता। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से में ये ऑफिशियल लेटर मौसूल हुआ है जिसमें वहाँ के किसी गांव में आदमखोर शेर लोगों का शिकार कर रहा है। और जैसा कि तुम जानते हो कि इस तरह के मुल्कों में प्रोफेशनल शिकारी या टीम्स नहीं होती, तो उन्होंने हमसे मदद की दरख्वास्त की है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक 3 रुकनी टीम तश्कील दो और जल्द अज जल्द हेड ऑफिस पहुँच इस मिशन के लिए निकलो। हमने इनसे काफ़ी भारी मुआवजे की डिमांड की थी जिसके लिए वो लोग बआसानी मान गए हैं, ओवर। टॉम ने इसे मज़ीद तफसील से अगन ये कहा है, ओवर। इसे नाम पहली दफ़ा सुना था, मैं बताता हूँ। अचानक ही ट्रांसमीटर से इसे गुर्राहट सुनाई दी। टॉम, क्या तुम हो वहाँ, ओवर? ट्रांसमीटर से अब शोर सुनाई दे रहा था। हेलो टॉम, ओवर। वो दोबारा रब्ता करने लगा। अचानक ट्रांसमीटर से अजीब सी गुर्राहटें बरामद होने लगी। हेलो कौन, ओवर? तुम्हारी मौत। एक भयानक आवाज़ इसे न जाने ट्रांसमीटर से सुनाई दी थी। यह बिल्कुल इसके पीछे से। ट्रांसमीटर इसके हाथ से नीचे गिर गया था। अहमद आज जल्दी घर आ गया था। वो नहीं चाहता था कि अब वो शाम ढले माहम को अकेला छोड़े। हालांकि घर पर दिन में और रात पर पुलिस की नफरी तैनात थी, तब भी इसके दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। खाने और टीवी से फरागत के बाद माहम सोने चली गई थी। उठकर स्टडी की तरफ आ गया। 1-2 दिन में लैब से रिपोर्ट्स भी आ जानी थी। तब तक वो पिछली हुई तमाम वारदातों को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहता था। इसने इन वाक़यात को शुरू में मिलने वाली लाशों की फ़ायज़ उठा ली।
हर फाइल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वारदात की जगह और नाश की तस्वीरें भी थीं। और सीधा रानी कोट और मकली से होकर कीरफर पर ख़त्म होता था। सारी वारदात एक ही तरीके से की गई थी। वो रिपोर्ट्स पढ़कर तस्वीरें देखने लगा। कोई भी आदमखोर शेर इस तरीके से शिकार नहीं करता था। इसे दूर से कमरे में रोशनी नजर आई थी। इसने अपनी मनहूस आवाज़ में घुर्राकर बाकियों को मुतल्ला किया। वो नीचे उतरकर खिड़की के करीब जमा होने लगे। पर्दे की ओर से वो आदमजादे ने फाइल्स पर झुका नजर आया। आज इन्हें शिकार मिलने वाला था। वो लंबी लंबी ज़ुबानों से नुकीले नाखून चाटने लगे। इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। पुलिस की नफरी इस अजाब से बेखबर अपनी वैन में ऊँग रही थी। इनके हलक से हल्की हल्की गुर्राहटें निकलने लगी। अहमद ने टेबल लैंप बुझाया और फैज़ को वापस तरतीब से रखने लगा। कमरे की लाइट बंद करते हुए उसने सोचा क्यों ना सोने से पहले वो बाहर का एक चक्कर लगा आए। इसने दराज से अपनी गन निकाली और बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ गया। वो खिड़की से होते हुए इस आदमजात की बू सूंघते दरवाजे के करीब बढ़ रहे थे।